मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कृषि में साख की आवश्यकता। कृषि कार्य हेतु कृषक को बीज, खाद, जुताई, सिंचाई आदि के लिए क्या है साख की आवश्यकता होती, पैसों की आवश्यकता होती है ना, जिन्हें यह खरीदता है ना, इन सामानों को खरीदता है। इसके लिए कृषकों के पास पर्याप्त धन नहीं रहता है, क्योंकि इसी समय जब बुआई काम होता है उसी समय बहुत सारी खरीदारी करनी पड़ जाती है, तो पैसे कम हो जाते हैं। इस कारण कृषकों को ऋण या उधार लेना पड़ता है। यही ऋण या उधार अर्थव्यवस्था की भाषा में साख कहलाता है ना। हमारे देश में कृषक जो है वो दो प्रकार से साख प्राप्त कर सकते हैं। पहले है संस्थागत साख, है ना, और दूसरा है गैर संस्थागत साख। संस्थागत साख उसको कहते हैं जहाँ जो सरकारी संस्था या सरकार या बैंक के द्वारा कृषकों को ऋण प्रदान किया जाता है। संस्थागत साख किसको कहते हैं? ऐसी साख सुविधा, है ना, ऐसी साख सुविधा जो सहकारी संस्था या फिर सरकार या बैंक के द्वारा कृषकों को प्रदान की जाती है। इस साख सुविधा के अंतर्गत कम ब्याज पर, ये जो संस्थागत साख है ना, उसके अंतर्गत सरकार जो है वो कम ब्याज पर ऋण देती है ना। और उसके लिए क्या है, कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड भी देती है ना। उनके लिए क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाती है। कृषि यंत्रों की खरीदी पर अनुदान, खाद व बीज क्रय हेतु ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस कृषि क्रेडिट कार्ड से क्या है, ये जो खरीदारी कर सकते हैं ना, इसी साख सुविधा को संस्थागत साख कहा जाता है। हमारे देश में यह सुविधा ज़्यादातर मध्यम व बड़े किसान, है ना, जो बड़े किसान हैं वो इस साख सुविधा का लाभ उठाते हैं। इसमें क्या है, बड़ी मात्रा में जमानत देनी पड़ती है, जिससे क्या है छोटे किसान, जमानत मतलब जैसे गिरवी रखते हैं ना, सोना चांदी की दुकान में गिरवी रखते हैं फिर पैसा मांग के लाते हैं, वैसे ही। तो इनके लिए क्या है, जो बड़े किसान हैं उनके पास ज़मीन है बड़ी बड़ी, तो वो क्या है, इसके लिए इस साख को लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं ना, क्योंकि इस साख सुविधा की सबसे बड़ी जो नियम है वो क्या है, जमानत होती है, जिसे छोटे या गरीब किसान जो है वो आसानी से नहीं कर पाते। इसके अलावा इस साख सुविधा को प्राप्त करने के लिए विभिन्न दस्तावेज, है ना, कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है। इन्हीं कारणों से जो ज़्यादातर किसान हैं, छोटे किसान, गरीब किसान, वो संस्थागत साख सुविधा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो दस्तावेज से, क्योंकि उनको झंझट लगता है ना, थोड़े पैसों के लिए कागजी कार्यवाही करना, फिर वो कहाँ से जमानत दे, ये सब सुविधा। अब है गैर संस्थागत साख। गैर संस्थागत साख उसको कहते हैं जिसमें क्या है, संस्थागत साख से वंचित कृषक, मतलब जो संस्थागत साख से लाभ नहीं उठा पाते, वैसे कृषक जो है वो अन्य कार्य करने के लिए मजबूरीवश अपने आस पड़ोस, सेठ, साहूकार, महाजन, अपने रिश्तेदारों से ऋण प्राप्त करते हैं। ऋणदाता इन कृषकों से क्या करते हैं, इनकी मजबूरी के लिए अधिक मात्रा में वो लेते हैं, ब्याज लेते हैं। यह साख सुविधा आसानी से समझौता, बिना समझौता के ये हो जाता है ना, वायदों, सिर्फ वायदा के आधार पर हो जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है ना। इससे क्या है, छोटे जो होते किसान होते हैं वो गैर संस्थागत साख को अपनाते हैं। हमारे देश में कृषि साख के वितरण का अध्ययन करने पर पता चलता है कि सक्षम कृषकों को संस्थागत साख मिल जाते हैं, परंतु साधनहीन, जिनके पास साधनहीन किसान हैं, वो क्या है, वो संस्थागत साख आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। 2012 में भारत में ग्रामीण परिवार के साख स्रोतों को देखो वृत्त में बताया गया है ना, ये बताया गया है।
देखो, गैर संस्थागत साख सरकारी व व्यावसायिक बैंक से 61% लोग, और सरकारी एवं अन्य औपचारिक स्रोत से 3% लोग, और गैर संस्थागत साख में व्यावसायिक व कृषि ऋणदाता जो है वो 30%, व्यापारी व जमींदार से 1%, रिश्तेदारों से ले लेते हैं 4% लोग, और अन्य और कोई स्रोत लेते हैं तो 1% लोग, है ना। ये देखो, फिर है गैर कृषि कार्य के अवसर। आज़ादी के समय हम अधिकांशतः अपने उपभोग के लिए अनाज का उत्पादन करते थे, है ना, सीमित मात्रा में करते थे, व्यापार के रूप में नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, अधिकतर अनाज जो है वो बेचा जाता है, परंतु अब खेती क्या है वो व्यावसायिक रूप धारण कर ली है। इस कारण खेती के लिए ज़रूरी साधन भी खरीदे जाते हैं, जैसे बिजली, खाद, बीज, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, हार्वेस्टर आदि। करते हैं कि नहीं करते? आज के समय में भी गांव-गांव में हार्वेस्टर है, अधिकतर के यहाँ ट्यूबवेल हैं। इसके लिए साख की ज़रूरत होती है, मतलब पैसों की ज़रूरत होती है, जिसका पूर्व में मतलब अभी हम पढ़े हैं, है ना। अब खेती की पैदावार का एक बड़ा हिस्सा बाज़ार में बेचने के लिए लाया जाता है ना, क्योंकि अपने घर में अपने साल भर के खाने के लिए तो चावल रख लेते हैं, धान, उसके बाद बाकी को क्या करते हैं, बेच देते हैं। कृषि से संबंधित क्षेत्र जैसे दूध उत्पादन, मत्स्य पालन, वनोपज आदि से भी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। हमारे देश में गाँव के अधिकांश लोग छोटे किसान और मजदूर हैं। इन लोगों को कृषि क्षेत्र में लगातार और साल भर काम नहीं मिलता, है ना। कृषि कार्य जो है वहाँ साल भर काम नहीं मिलता। अभी बुआई से लेके कटाई तक, मिंजाई तक काम मिलेगा, उसके बाद काम जो है वो बहुत कम हो जाता है ना। खाली समय में किसी दूसरे कार्य जैसे मजदूरी, स्थानीय बाजार में सब्जी बेचना, ईंट भट्ठों पर काम करना, ये सब करना पड़ता है। मकान निर्माण वाला काम, या फिर कई लोग क्या करते हैं, अन्य क्षेत्रों में पलायन मतलब दूसरी जगहों में जाकर काम ढूंढने लगते हैं और वहीं रहते हैं। इस तरह के अनेक गैर कृषि कार्य आजकल बढ़े हैं, लेकिन वे अनियमित एवं अनिश्चित हैं और कम मजदूरी वाले क्षेत्र हैं। तो सबके लिए विकास की कल्पना तभी की जा सकती है जब इन सारी चुनौतियों को क्या है, हम हल ढूंढ सकें, है ना, जो समस्याएं हैं उसका समाधान कर सकें। आज के लिए इतना।